guys and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनके लॉज को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मान लो अगर बोला जाए कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है या फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर बोला जाए कि कॉन्सेप्ट अगर किससे रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो इसको हमेशा सप्लाई को एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक जो प्रोड्यूसर है या एक मैन्युफैक्चरर है वो किस तरीके से देख रहा है। तो वो क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जाएगा कोई पर्टिकुलर कमोडिटी का तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करेगा, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई है। क्या है? एक लॉ ऑफ सप्लाई है कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी ऊपर जाएगा, जब प्राइस नीचे जाएगा तो क्वांटिटी नीचे जाएगा। और या फिर और बोल सकते हैं कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इसमें। और एक बात और कि इसका जो स्लोप रहता है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, वो हमेशा क्या रहता है? अपवर्ड रहता है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब थोड़ा सा डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। डिमांड क्या होता है कि जितना भी पर्टिकुलर जो कंज्यूमर रहता है वो जिस भी प्राइस पर वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर खरीदना चाह रहा है, सॉरी बेचना चाह रहा है नहीं, खरीदना चाह रहा है। कि कोई भी पर्टिकुलर अगर कंज्यूमर अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिस भी प्राइस पर खरीदना चाह रहा है, इसका मतलब क्या, उसके पास उतनी विलिंगनेस है, उतना पावर है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो डिमांड का क्रिएशन हुआ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस ऊपर जाएगा, कोई भी कंज्यूमर अगर अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि डिमांड हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं? तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी क्या जाएगा? नीचे जाएगा। और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो क्वांटिटी ऊपर जाएगा। मतलब क्या कि जब प्राइस ज्यादा होता है तो लोग कम क्वांटिटी को परचेस करते हैं, लेकिन अगर प्राइस कम होता है तो लोग ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं। आई होप तो। और इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब अधिकतर समय में या मेजरली जो भी सारे समय में होता है उसका जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड होता है। तो हम इन सारे एप्लीकेशंस जो भी डिमांड और सप्लाई के एप्लीकेशंस हैं उनके एमसीक्यूज को करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है सीयूईटी से रिलेटेड वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए सीयूईटी के लिए, ये जो भी इको और बीएसटी में पढ़ाया गया है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि नॉर्मली द डिमांड कर्व विल बी, जो नॉर्मली होता है उसमें डिमांड कर्व क्या होता है, कि डिमांड कर्व क्या कैसे रिस्पेक्टिवली प्ले करता है। जो डिमांड कर्व रहता है वो हमेशा क्या होता है, या फिर बोला जाए नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोप में होता है। किसमें होता है? डाउनवर्ड स्लोप में होता है। किसमें होता है? डाउनवर्ड स्लोप में। और एक मेजरली बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करके चलता है। और एक बोला जाए कि जो आंसर होगा वो इसका बी होगा कि डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व, जैसा कि मैंने अभी इनिशिएटिंग या बोला जाए स्लाइड, पहले स्लाइड में मैंने बताया था। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बिना कोई देरी किए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumptions मेड while ड्राइंग द डिमांड कर्व, कि कौन से assumptions हम लोग करते हैं जब डिमांड कर्व के बारे में बात कर रहे थे। मतलब क्या कि क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वो सब सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कब काम करता है? कि जब प्राइस चेंज हो रहा है तभी, मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से जो उसके क्वांटिटी में चेंज हो रहा है या फिर बोला जाए उसके डिमांड में चेंज हो रहा है, तो उसका सिर्फ प्राइस, जो उसके अपने प्राइस, जो भी कमोडिटी का अपने प्राइस में चेंज हो रहा है तभी डिमांड कर्व आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है, तो इसमें द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट बी चेंज। इसमें क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स, कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है किसका? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जो बहुत दूर तक या बहुत समय तक चलता है, उसको हम बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स। तो वो जो ड्यूरेबल गुड्स होता है उसका क्या हमारे इम्पैक्ट होता है, जिसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन द यूनिटी, कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहता है वो ग्रेटर देन द यूनिटी, यूनिटी से बड़ा रहता है।
अगर बोला जाए ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बात किया जाए तो, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, कि जो लॉ ऑफ डिमांड रहता है वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में शो करता है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से क्वांटिटी क्या चेंज हो रहा है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी नीचे जा रहा है, जब प्राइस नीचे जा रहा है तो क्वांटिटी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किसी किसके लॉ ऑफ डिमांड किसी के रिलेशन के बारे में बता रहा है, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज अनरिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस, क्या अगर क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा और प्राइस चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, तब डिमांड क्या होगा कमोडिटी का। मतलब क्या बोला जा रहा है कि क्वांटिटी कांस्टेंट है, एक तरीके से क्या, कि जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है, P1 P2 P3, इसका होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये कौन सा कंडीशन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कोई भी इलास्टिक नहीं हो रहा। देखो इलास्टिक तभी होगा ना जब क्वांटिटी चेंज होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक्स ये क्वांटिटी का रहता है, इधर प्राइस का रहता है। यहाँ पर क्वांटिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स बाय 10%, अगर कोई भी प्राइस जो होगा या परसेंटेज ऑफ द प्राइस फॉल कितना किया, परसेंटेज ऑफ प्राइस 10% फॉल किया, और उसका क्वांटिटी जो है वो कितना राइज कर गया, 30% राइज कर गया, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्वांटिटी मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हम लोग मेजर करते हैं। एक बोला जाए कि जितना क्वांटिटी में चेंज हुआ और जितने प्राइस में चेंज हुआ उन दोनों के परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे, तो 10 3 से 30, तो इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 3। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आते हैं 7th में, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज वेरी लो, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो बहुत लो होगा, इट शोज द प्रोडक्ट, इट शोज दैट द प्रोडक्ट, वो क्या शो करेगा, तो प्रोडक्ट इज अ नेसेसिटी, मतलब क्या, एक प्रोडक्ट की नेसेसिटी शो करेगा, ठीक है, इज अ नेसेसिटी मतलब क्या, प्रोडक्ट की नेसेसिटी शो करेगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी का बहुत लो रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया, 8th क्वेश्चन में ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ अ शिफ्ट इन अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा है जो कॉज नहीं है डिमांड के शिफ्ट का, ठीक है, किसका, डिमांड ऑफ द शिफ्ट का। तो यहाँ पर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि अगर प्राइस चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी नॉट अ कॉज बोला है, कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्यों प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जब शिफ्ट होता है। कांस्टेंट रहता है कब, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। याद रखना कि जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तब प्राइस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जब मूव करेगा, जब मूवमेंट के बारे में आएगा, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, तो वहां पर क्या करेगा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होगा। आई होप तो ये चीज याद रखिएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर डिमांड ऑफ द कर्व वो परफेक्टली इलास्टिक है, द प्राइस इंक्रीज विल रिजल्ट, कि प्राइस इंक्रीज होगा तब क्या होगा, अगर जब इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक है तब क्या होगा, आई इंक्रीज इन द टोटल इनकम फ्रॉम द प्रोडक्ट, उससे क्या होगा कि इनकम इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इनकम इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम अ प्रोडक्ट, एक तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन का जो होगा वो इनकम में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर केस किसके बारे में बात किया जाए, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट के बारे में, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो टोटल रेवेन्यू रहेगा फ्रॉम द प्रोडक्ट मूव्स द सेम डायरेक्शन देन द डिमांड कर्व इज, तो उस वक्त डिमांड कर्व क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इन इलास्टिक रहेगा। क्या रहेगा, डिमांड इज इन इलास्टिक, क्योंकि उसमें कोई भी क्वांटिटी का ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, would you increase in the demand for a product causes the supply curve shift in any direction, क्या बोल रहा है, क्या would you increase in the demand for a product, क्या डिमांड में तुम इंक्रीज करोगे जब कॉज होगा किसका, सप्लाई कर्व का, टू शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन,
कि अगर सप्लाई कर्व को कोई भी डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो इसका आंसर होगा नो इफेक्ट ऑन द सप्लाई। इससे क्या होगा, सप्लाई पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पर? सप्लाई पर नो इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जब हम लोग इंक्रीज करेंगे डिमांड का, जब हम लोग कोई भी कमोडिटी या इंक्रीजिंग डिमांड हो रहा है तब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन द 1 है, द सप्लाई वुड बी क्या होगा? इज टचिंग वाई एक्सिस। क्या कर रहा है? ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टचिंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब ये एक्स और ये वाई, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, तो ये बात याद रखिएगा। तो वाई एक्सिस को टच करने की बात की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ पर्टिकुलर ईयर द फार्मर एक्सपीरियंस अ ड्राई वेदर। अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में मान लो कि एक किसान है, अब किसान बेचारा क्या है कि उसका फसल नहीं हो पाया उस पर्टिकुलर एक सीजन में, मतलब ड्राई सीजन चल गया, सूखा सीजन चला गया। इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम, द सप्लाई कर्व ऑफ द बीट ऑफ द फार्मर विल शिफ्ट। अगर और सारा फैक्टर सब सेम रहता है तो इसका सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई कर्व क्या होगा? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये बोला जाए कि सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड में जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई कर्व कम होगा। किसमें होगा? जब लेफ्ट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई लेस हो रहा है। और अगर राइट में जाएगा तो सप्लाई मोर हो रहा है। क्या हो रहा है? सप्लाई मोर हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया भाई? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इन May 2019 a firm has produced a 500 kg of sugar। कितना kg of sugar? 5000 kg of sugar उन्होंने प्रोड्यूस करा। कितना? 5000 kg। और मार्केट पर 30 रुपए पर केजी बेच दिया। कितना? 30 रुपीज पर केजी। बट इन जून 2019 शुगर डिक्रीज, मतलब शुगर कितना होने लगा? 4500 kg, मतलब 4500 kg एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹20, और वो भी 20 रुपीज। तो चेंज इन शुगर क्या हो गया? तो शुगर में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो गया? भी हो गया, लेस इलास्टिक हो रहा है। लेस इलास्टिक मतलब क्या? कि जिस तरीके से प्राइस में चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपके क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लेस इलास्टिक है, मतलब जो भी आप क्वांटिटी है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? जो सप्लाई ऑफ द शुगर है वो लेस इलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए आप बना नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ द मार्केट सप्लाई कर्व फॉर अ प्रोडक्ट शिफ्ट राइटवर्ड, अगर मार्केट सप्लाई कर्व जो होगा, मार्केट सप्लाई कर्व में जो प्रोडक्ट शिफ्ट होगा वो राइटवर्ड हो जाएगा। एट व्हाट बेस्ट पॉसिबल द एक्सप्लेनेशन फॉर विच द शिफ्ट, इसमें कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट है शिफ्ट से रिलेटेड? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक दैट मेक्स द प्रोडक्ट दैट हैव कमोडिटी चीपर। इसका मतलब क्या कि जो एक टेक्नोलॉजी आने के बाद कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है? प्रोडक्ट को चीप बना देता है। क्या बना देता है? प्रोडक्ट को चीपर बना देता है। तो प्रोडक्ट को एक बार चीपर बना देगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा वो लोग खरीद सकते हैं, और एक तरीके से वो अपना डिमांड भी क्रिएट होगा क्योंकि वो सस्ता हो जाता है। अब आते हैं क्या कि which of the following scenario will not shift the demand curve for the particular product, इसमें से कौन सा सिनारियो में डिमांड कर्व जो होगा वो शिफ्ट नहीं होगा? क्या होगा? नॉट शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? अ रिडक्शन इन अ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट, कि अगर रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट में जो होगा उसमें अगर डिक्रीज होगा प्राइस में या रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल होगा तब क्या होगा? शिफ्ट नहीं होगा डिमांड कर्व में। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि वो शिफ्ट नहीं होने देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अ फर्म सप्लाई कर्व इज ऑन द अपवर्ड स्लोप बिकॉज द फर्म जो सप्लाई कर्व रहता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोप में रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट विल राइज बियॉन्ड अ पॉइंट, कि क्या कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे? आराम से समझना है, ठीक है? वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ेगा, कोई भी फर्म जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। आई होप तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि
कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होने वाला है और किस तरीके से होगा। तो डिमांड कर्व जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डज नॉट लीड टू चेंज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा सिनेरियो जो डिमांड कर्व में चेंज नहीं होने देगा। तो चेंज इन द टेस्ट, ये तो डिमांड कर्व चेंज होगा अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसमें भी डिमांड चेंज होगा। इंक्रीज इन द इनकम, इसमें भी डिमांड चेंज होगा। इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, डैश लीड्स टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, कि क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विदाउट चेंजिंग इन प्राइस, बिना प्राइस के चेंज किए हुए क्या चीज जो होता है वो सप्लाई में इंक्रीज कर देता है। तो क्या होगा, राइज इन सप्लाई, कि राइज इन सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई विदाउट द चेंज इन प्राइस, है कि नहीं। मतलब क्या, जब सप्लाई में राइज होगा या क्वांटिटी में जब राइज होगा तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन द प्राइस। आई होप तो इसका आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 20 ये बोला गया कि इफ द प्राइस चेंजेस बाय 1%, अगर प्राइस कितना चेंज हो रहा है, 1% से चेंज हो रहा है, एंड सप्लाई चेंजेस, सप्लाई चेंज हो रहा है 2% से, तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई क्या है, सप्लाई है इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है, सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है ना प्राइस के हिसाब से, मतलब तरीके से बोला जाए क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रहा है, क्या क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा इलास्टिसिटी। If the income of the consumer increases or the price of the complementary goods fall, if the income, अगर income मान लो कि कंज्यूमर का बढ़ गया और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है उसका जो प्राइस है वो फॉल हो गया, प्राइस हो गया वो कम हो गया, तो देन द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट शिफ्ट राइटवर्ड, उसके बाद क्या होगा, जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड मूव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उससे परचेस करेंगे क्वांटिटी को। आई होप सो ये चीज 21 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं 22 में। 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने से सप्लाई कर्व में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने से सप्लाई कर्व में एक तरीके से पॉजिटिव स्लोप बनता है। जो सप्लाई कर्व रहता है उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप बनता है वहां पर जब सप्लाई कर्व एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज करता है। आते क्वेश्चन नंबर 23 में, which of the following metrics is not constant factor while moving upward along the supply curve, कि कौन सा मेट्रिक जो है वो कांस्टेंट फैक्टर नहीं है जब जो सप्लाई कर्व होगा वो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, या अपवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो इसमें क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक, which of the following नॉट अ कांस्टेंट फैक्टर, प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता है, प्राइस चेंज होता है, इसके प्राइस चेंज होगा तभी वो अपवर्ड स्लोप जाएगा, नहीं तो अपवर्ड स्लोप नहीं होगा। आई होप सो 23rd वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं 24th वाला क्वेश्चन। 24th में क्वेश्चन क्या बोला गया है, एन इंक्रीज इन, क्या बोला है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विंग फूड, फास्ट फूड लीड्स टू, कि अगर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट बढ़ रहा है फास्ट फूड का, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन द सप्लाई फास्ट फूड, की फास्ट फूड में सप्लाई बढ़ रहा है। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25, when the quantity demanded of the goods is equal to the quantity supplied, अगर क्वांटिटी जितना डिमांड कर रहे हैं उतना सप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब जितना डिमांड कर रहे हैं उतना सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि शॉर्टेज भी नहीं है, बैलेंस होगा। अगर बोला जाएगा बैलेंस हो रहा है तो बैलेंस हमारा आंसर राइट होता, लेकिन यहाँ पर सरप्लस नहीं हो रहा, गवर्नमेंट इंटरवीन द मार्केट भी नहीं हो रहा, शॉर्टेज भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है। आंसर क्या होगा, बैलेंस, बैलेंस डिमांड, ठीक है, या इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब 26, इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सर्टेन गुड्स, कोई भी सर्टेन गुड्स का शॉर्टेज रहता है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी टू द कंज्यूमर, कि गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करेगी, रेशनिंग, मतलब क्या कि कितना कौन कौन से प्रोडक्ट को बेचना चाहिए या कब कितने कितने माल को कौन खरीद सकता है या क्या नहीं खरीद सकता है। 27th में क्या आ गया, इफ द इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई विल नॉट इंटरसेक्ट, अगर इंडस्ट्री का कोई डिमांड और सप्लाई, मान लो ये है, ये मान लो सप्लाई है और ये डिमांड है, अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है
देन इट इज कॉल्ड, तो क्या होगा, नॉन वायबल इंडस्ट्री, कि वो इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रही, उसको काम करने की जरूरत है। अब आते हैं 28th क्वेश्चन पर। 28th क्वेश्चन क्या बोला गया, एक तरीके से प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग है, वो चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है, फॉर प्राइस सीलिंग द कांस्टेंट ऑफ अ मार्केट द गवर्नमेंट मस्ट सेट इट, क्या होगा, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो प्राइस जो सीलिंग होता है ना, उसमें सरकार क्या करती है, जो प्राइस होता है, जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है उसके बिलो सेट करती है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या होगा, बिलो। और ये बात याद रखना है, इसीलिए क्योंकि जो प्राइस सीलिंग होता है और एक होता है प्राइस फ्लोरिंग, क्या होता है, एक प्राइस फ्लोरिंग, एफ से आएगा फ्लोरिंग, ठीक है। तो प्राइस जो फ्लोरिंग रहता है उसमें क्या रहता है, जो डिमांड कर रहता है वो अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होंगी। सपोज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द होम रेंट, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा होम रेंट का वो 500 पर मंथ है, and the government imposed a rent of 250 rupees, rent 2015 rupees कर दिया, which is unlikely to be occurs in the result of a rent control। rent control में क्या होगा, तो क्या क्वालिटी ऑफ होम विल इम्प्रूव, इसमें क्या होगा कि क्वालिटी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है कि भाई इसमें अगर क्वालिटी, इसमें अगर सरकार इंटरसेप्ट करेगी तो एक तरीके से क्वालिटी भी इंक्रीज होने की बात होगी। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं लास्ट दो क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन क्या है, लास्ट दो क्वेश्चन बोला था, सरप्लस कॉज ऑफ अ बाइंडिंग प्राइस ऑफ अ फ्लोर विल बी अ ग्रेटेस्ट, कि जो सरप्लस होगा वो बाइंडिंग प्राइसेस का, अगर प्राइसेस फ्लोर करते हैं, फ्लोर बोले कि जब अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस अगर सरकार प्राइस को तय करती है, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सप्लाई और जो डिमांड होगा, जो सप्लाई और डिमांड होगा वो दोनों क्या होगा, इलास्टिक होगा। आई होप तो ये चीजें कंप्लीट हो गया, इलास्टिक होगा, इलास्टिक, और जरूरी भी है इलास्टिक होना, क्योंकि इलास्टिक होगा तभी तो वो काम करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज अ चेंज इन अ सप्लाई, इसमें से कौन सा है वो चेंज इन सप्लाई को कॉज करता है। ऑप्शन नंबर डी सारा है, सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो ये सब सारी चीजें क्या है, एक तरीके से इंटरलिंक्ड है। तो आई होप तो ये सब सारा जो क्वेश्चन होगा वो आपका कंप्लीट होगा, और एक तरीके से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो भी 2-3 चैप्टर्स और 3-4 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, चार चार दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो हमारा सीयूटी वाला जो जितना भी एमसीक्यूज है वो कंप्लीट कब तक हो जाएगा, एक तारीख से एक बोला जाए कि 15 या 16 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, इस सैटरडे तक। तो आप लोग इसी तरीके से पूरे को रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सब सारे भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है, और ये टेलीग्राम है। अगर किन्हीं को भी पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ में 15 को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका क्या होगा कि एक तरीके से आप लोग वहां से पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो जब 15 याद रखिएगा, ठीक है, वहां से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं कल 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छे तरीके से मजा कीजिए। जय हिंद।